Hi everyone, this is Neha working at Ek Pahal, a non-profit organization working at Bihar Sarif to improve the quality of education where the skills, resources, guidance and money are limited. I recently came from Nigeria to give full time to Ek Pahal. So today I am here with the story of Vikas who belongs to Jharkhand, grown up in Pandarpala. जो कि एक छोटा सा शहर है नियर वसेपुर इन धनबाद। विकास हमेशा से चाहते थे कि वो जेई मेंस क्रैक कर सके, बट वो उस टाइम पे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने चूज किया कि सेल्फ स्टडी करना चाहिए और वो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही जेई मेंस क्रैक कर पाए और अभी इस बार उनका 98.3 परसेंटाइल था, जिससे कि उनको एनआईटी जमशेदपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिला, जो कि उनका फर्स्ट प्रेफरेंस था. So I am really curious to know about self-made journey of Vikas. And before going into deep discussion, I want to say कि विकास ने मुझे काफी तरीकों से इंस्पायर किया है, जैसे कि उनका जो बैकग्राउंड है वो इकोनॉमिकली वीक रहा है, बट उसको वो कभी फ्रंट लाइन पे नहीं आने दिए. एंड देन जब वो सेल्फ स्टडी कर रहे थे तब वो ट्यूशंस भी पढ़ाते थे बच्चों को, जो कि एक सोर्स ऑफ इनकम भी था, प्लस और भी चीज़ों में उनको हेल्प किया जो हम आगे जानेंगे. एंड उनकी जो परवरिश हुई है वो ज़्यादातर माँ के गाइडेंस के अंदर हुई है. उनके परिवार में एक दीदी हैं, एक भैया हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं. When he was in primary school, he lost his father. Since then, the time was really tough for him, and here and like as Arthur Ase said, start where you are, use what you have, and do what you can. So here we have a perfect example of this. So let's listen inspiring journey of self-study which helped him to crack JEE mains. And this story is really inspiring because अभी के डेट में या अभी का जो वर्ल्ड है जिसमें कोचिंग एंड ट्यूशन इतने प्रोमिनेंट है, उसके बिना लोग नहीं कर पाते हैं, एंड वो ट्रस्ट नहीं है लोगों में खुद पे कि हम खुद से कर सकते हैं. So let's listen it. So hi Vikas, how are you? I'm fine, बहुत अच्छा. Okay, so JEE मेंस 98.3 परसेंटाइल, आपका सीट पक्का हो चुका है एनआईटी जमशेदपुर में, कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन. एंड अभी तो काफ़ी नॉर्मल फील हो रहा है, बट जिस दिन जेई मेंस का रिजल्ट आने वाला था उस दिन मैं काफ़ी एंग्जाइटी और नर्वस था. बट रात को जिस दिन जेई मेंस का रिजल्ट आया उस दिन मैंने देखा, तो रिजल्ट देखने के बाद फाइनली ऐसा लगा कि इतने सालों तक जो मैंने मतलब कि लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत किया है उसका फल मुझे मिला है. एंड ड्यू टू एक्साइटमेंट मैं सारी रात सो नहीं पाया था. एंड बचपन से एक सपना था कि बड़े होकर मैं एनआईटीज या आईआईटीज कॉलेज में पढूं, तो वो सपना फाइनली अब पूरा होने जा रहा है, तो मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है. Indeed, Vikas, it's a fruit of your hard work, and finally you have like congratulations. Finally, you have like accomplished your dream. And Vikas, going forward, like आपने एक साल ड्रॉप लिया to crack the exam, बट आप Yes. कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इस करके आपने सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करी. तो हमें सेल्फ स्टडी के बारे में बताइए, क्योंकि अभी तो लोग बिना कोचिंग एंड ट्यूशंस के नहीं सोच पाते. वो सेल्फ डाउट होता है कि यार अकेले कैसे करेंगे, नहीं होगा, आसपास तो लोग कोचिंग एंड ट्यूशंस कर रहे हैं. तो आप थोड़ा बताइए आपने कैसे किया ये सेल्फ स्टडी जर्नी. अगर मेरी सेल्फ स्टडीज की बात की जाए तो स्टार्टिंग में तो मुझे भी काफी मतलब कि लगता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं भी काफी नर्वस था. बट जैसे जैसे मतलब कि अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल था उसको मैं फॉलो करता था, तो वहाँ के टीचर्स जो थे वो काफी अच्छे एक्सप्लेन करते थे और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते थे. एंड वहाँ पे टीचर्स काफी अच्छे थे एंड रेगुलर में उनसे नोट्स बनाता था. और अनअकैडमी लर्निंग ऐप का भी मैंने यूज किया था, वो एक पेड प्लेटफॉर्म है, बट वहाँ पे भी फ्री लेक्चर्स अवेलेबल रहते थे, तो मैंने वहाँ से भी पढ़ा, टीचर्स का गाइड लिया.
एंड वो मतलब क्या अकेडमी यूट्यूब चैनल पे वो एक मोटिवेशनल सेशन भी रखते थे वीक में एक बार, तो वो मेरे स्टडीज को कंटिन्यू रखने में मेरी मदद करता था। एंड इससे ही मैंने पूरे 1 साल ड्रॉप ईयर में फॉलो किया है, और जिसके कारण मैं शायद आज इतना अच्छा रिजल्ट ला पाया, तो ये सारे उन टीचर्स के वजह से ही मैं ला पाया। ओके सो आप अपने सेल्फ स्टडी का पूरा क्रेडिट बेसिकली अन अकेडमी को देना चाह रहे हो, क्योंकि आपने उसे ही फॉलो किया थ्रू आउट। ग्रेट विकास। बट आई हैव अ क्वेश्चन कि 1 साल काफी लंबा समय होता है, सो आपके कुछ स्टडी हैबिट्स या फिर प्लानिंग के बारे में बताइए जिसके वजह से आप ये कर पाए, जो कि हमारे फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए भी काफी यूजफुल रहेगा। लाइक व्हाट वर द की हैबिट, स्टडी हैबिट जो आप करते थे? अगर मेरी स्टडी हैबिट्स की बात की जाए तो मैं डेली अनअकैडमी जे यूट्यूब पे पढ़ता था, तो उनसे रेगुलर नोट्स बनाता था। एंड वो डेली मतलब 11th-12th का दोनों साथ में कवर करते थे, तो मैंने तो पूरा उनसे ही कवर किया 1 साल। और उसके बाद मेरे अगर की हैबिट्स की बात की जाए तो अगर मैं मतलब कि गोल सेट करता था वीकली, मंथली और डेली बेसिस पे, और उन्हें अचीव करने की कोशिश करता था। और हर चैप्टर के एंड में मैं कोशिश करता था कि उनसे मतलब कि प्रीवियस ईयर उनके जो क्वेश्चंस है उनको मैं सॉल्व करूं। एंड हर चैप्टर के खत्म होने के बाद भी मैं उनका शॉर्ट नोट्स बना लिया करता था, जो कि मुझे आगे चलकर हेल्प करता था। और टीचर्स भी काफी अच्छे थे, हमेशा प्रैक्टिस काफी करवाते थे, तो मतलब कि प्रिपरेशन हो जाता था कंप्लीट। तो इसे ही मतलब इसी तरह का हैबिट्स को मैं रेगुलर फॉलो करने की कोशिश करता था, और कोशिश करता था कि अपने डेली रूटीन को मैं डेली मेंटेन करके रखूं और फॉलो करूं इसे। Mm-hmm. So it's like, and what about revision, Vikas? Like revision कितना हाँ important होता है? हाँ, रिवीजन काफी इम्पोर्टेंट होता है। और मैं मतलब कि जैसे वीक में 5 दिन स्टडी करता था, तो 1 से 2 दिन रिवीजन के लिए निकालता था कि जो मैंने वीक में स्टार्टिंग में 5 दिन में पढ़ा है उसे मैं रिवाइज करूँ। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाता था हर चैप्टर का, तो वो मुझे क्विक रिवीजन में स्टार्टिंग में और मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट में वो काफी हेल्प करता था कि चीजों को जल्द अच्छे से तुरंत क्विक रिकैप करने के लिए। तो वो एक अच्छा था कि शॉर्ट नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट होता है, तो यही मैं so फॉलो करता था। okay, so I just want to probe this question कि शॉर्ट नोट्स आप मतलब कैसे बनाते थे? कितना शॉर्ट होता था? टॉपिक वाइज होता था? हाँ चैप्टर वाइज होता था? कैसे होता था? हाँ, जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाता तो वो बेसिकली चैप्टर वाइज होता था, और कोशिश करता था कि एक ही पेज में चैप्टर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें मैं लिख लेता था, और उन्हीं को मैं मतलब मेनली कोशिश करता था कि जल्दी में इसे ही मैं रिकैप कर लूँ, तो सारा मेरा चैप्टर का जितना भी कंटेंट है वो सारा इसी से कवर हो जाए। तो फिजिक्स और मतलब तीनों का मैंने बनाया था, तो स्पेशली ये केमिस्ट्री और मैथ्स में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और फिजिक्स में भी हेल्पफुल होता ही है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली केमिस्ट्री में और मैथ्स में फॉर्मूले सिर्फ लिखने होते हैं, तो वो हेल्प करता था ज़्यादा। Okay, so it's like compilation of short notes, revision, setting target, and yeah. So these three are the key study habits जो आपने regularly किया and you are suggesting others. तो गोइंग फॉरवर्ड रिसोर्स भी एक काफी बड़ा चैलेंज होता है, कि कौन सा मटेरियल से पढ़ना चाहिए, कौन सा मटेरियल बेस्ट होगा, यू नो तो ये सब आप कैसे किए? क्योंकि अभी अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों की बात करें, ऑफलाइन में देयर आर मेनी पब्लिकेशंस, ऑनलाइन की बात करें तो बहुत सारे एजुकेटर हैं जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपने लेक्चर्स दे रहे हैं एंड ये बोल रहे हैं कि we can actually help you to crack JEE mains or IIT advanced. So how you decided यही material and yeah. हाँ, तो स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब 11th-12th में मैंने थोड़ा पढ़ा था, तो मुझे आइडिया तो था कि क्या पढ़ना और क्या नहीं। और जैसे जैसे मैं अकेडमी को फॉलो करता गया, तो वहाँ के टीचर्स भी थे, वो भी आईआईटी क्लियर किए हुए थे, और एक टीचर समीर सर थे जो कि खुद ड्रॉप लेके आईआईटी क्लियर किए थे, तो उनसे मतलब कि एक भरोसा तो था कि हो ही जाएगा। एंड लेक्चर्स तो मैं उन्हीं से ही कवर करता था। एंड रही बात मतलब कि रिसोर्सेज की, तो मैं आपको पीसीएम तीनों के इंडिविजुअल लेवल पे बता देता हूँ। और वो ज्यादातर सर ही रिकमेंड जो किए थे अनअकैडमी यूट्यूब चैनल से, तो उन्हीं को मैं फॉलो करता था। तो फिजिक्स में मैं फॉलो करता था 11th-12th एचसी वर्मा, और अरियंत का जो
सेक्शन वाइज आता है, मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उनको फॉलो करता था और प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था, और जो नोट्स जो थे वो मैं अनअकैडमी से कवर करता था। और केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में 3 सेक्शन होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल के लिए तो मैं नोट्स लेक्चर के थ्रू ही कवर करता था एंड प्रीवियस ईयर मेनली सॉल्व करता था। एंड इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो वो मैं मतलब कि एनसीईआरटी से फॉलो करता था और प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था। और ऑर्गेनिक में मैं एमएस चौहान सॉल्व किया करता था और एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर। ये तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की हो गई। और मैथ्स में बात करूँ तो मैथ्स में तो समीर सर काफी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते, तो मुझे मेनली प्रैक्टिस ही करना पड़ता था। तो वो मैं आर्यन से करता था और प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था। प्रीवियस ईयर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिपरेशन में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं एंड ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स भी जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर से लिंक होते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, जो कि मैं हर चैप्टर के एंड में उनसे करता था, तो ताकि कंप्लीट हो जाए कि हाँ जितना भी मैंने सॉल्व किया है वो कंप्लीट हो जाए चैप्टर। तो ऐसा ही मतलब कि रहता था रिसोर्सेस। Well covered, Vikas. I think must be useful for the people who will watch this. So I'm getting a question कि आप YouTube से free classes कर रहे थे, तो अगर आपको टॉपिक और तो फिर आप टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे देते थे? चैप्टर वाइज टेस्ट तो मैं नहीं दे पाता था मोस्टली, बट लास्ट के समय में मैंने एनटीए का फुल सिलेबस टेस्ट दिया था काफी, जो कि मेरे लिए काफी हेल्पफुल था। और उन्हीं से मैं मेनली फोकस करके टेस्ट देता था, टाइम बाउंड लिमिटेड में टाइम बाउंड प्रैक्टिस करता करके। और एनटीए का टेस्ट काफी ज्यादा था, मतलब कि और उसमें क्वालिटी क्वेश्चंस भी थे और अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो जाता, जो कि मुझे काफी लास्ट समय में हेल्प किया। एनटीए क्या है, विकास? एनटीए नेशनल टेस्ट अभ्यास है, मतलब कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के दौरान उसे लॉन्च किया था, जो कि मतलब कि टेस्ट्स के लिए ही मेनली था। उसमें सिर्फ हम टेस्ट दे सकते थे जेईई मेंस लेवल का, और काफी अच्छा था वो। हम्म। तो आप टेस्ट नहीं दे रहे थे चैप्टर वाइज, तो आपको कैसे पता चलता था कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जेई मेंस के लेवल का हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप वेरीफाई कैसे करते थे तो हर चैप्टर? मैं चैप्टर वाइज टेस्ट तो नहीं दे पाता था, तो लेकिन हाँ मैं जो अनअकैडमी जेई से पढ़ता था उसके पढ़ने के बाद मैं मतलब प्रैक्टिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करता था तो वो मुझे हो जाता था। एंड पूरे साल तो मैं इसी तरह कंटिन्यू करता था। एंड लास्टली जब मतलब कि मेनली मैंने जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद जब टेस्ट देने लगा, तो वो एक था कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा था कि हाँ मतलब कि क्योंकि क्वेश्चन जो एनटीए में थे वो लगभग प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन थे और उनसे ही रिलेटेड थे, तो वो जब होने लगा तो हाँ कि हो जा रहा है, तो वो काफी एक बूस्ट दिया और प्रिपरेशन को हेल्प करने में मेरी मदद की कि हाँ टेस्ट को कंप्लीट करने में कि हाँ ओके, हो जाएगा। सो आई थिंक टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे चैप्टर वाइज, एंड एट द एंड आपने एनटीए के जो कंप्लीट कंपाइल टेस्ट पेपर सॉल्व किए, सो दैट और एक्चुअली। एक चीज, हाँ। हाँ और एक चीज और कि अनअकैडमी में भी मतलब कि फ्री टेस्ट थे, तो वो भी मैंने ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ टेस्ट मैंने वहां पे भी दिया था। तो एक मतलब कि टेस्ट देने का था वो कि वहां पे भी हो सकता था, वहां पे भी स्टार्टिंग में मैंने दिया था, तो वो भी काफी हेल्पफुल था। Okay, so tests were there, मतलब in an academy फ्री also. में। Okay, okay, nice. So एक और जो सवाल आ रहा है, वो आप अपने डॉट्स कैसे क्लियर करते थे? चैप्टर पढ़ते हुए कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया, तो आप जैसे कि ऑफलाइन तो थे नहीं कि आप एजुकेटर के पास चले गए पूछ लिए, आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तो क्या आप अपने ऑनलाइन एजुकेटर से कम्युनिकेट कर सकते थे? मतलब हाउ डिड यू क्लियर योर डाउट्स ड्यूरिंग द तो प्रिपरेशन? ऑनलाइन तो मैं एजुकेटर से कनेक्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि यूट्यूब पे मैं देखता था तो ज्यादातर कमेंट ही कर सकता था। बट मेरे जो मेनली डाउट्स होते थे वो मेरे फ्रेंड्स सॉल्व कर मतलब फ्रेंड्स लोग सॉल्व कर देते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे। और मेनली मतलब कि जो मेरे फ्रेंड्स थे लाइक सूरज, ऋषभ, शहबाज, अविनाश एंड सम अदर्स, तो उदित, तो ये लोग ऐसे फ्रेंड्स थे जो मेरा हमेशा हमेशा मदद करते थे, और मैं जब भी इनसे सवाल पूछता था तो ये हमेशा बता दिए करते थे मुझे। तो ये इस तरह से मैं डाउट्स को अपने सॉल्व करता था। और
जो मैं एक ऐप है डाउटनेट ऐप, उसे भी स्टार्टिंग में मैंने यूज किया था, तो वो भी काफी हेल्पफुल था मेरे लिए। तो आपके पास फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा था, वो आपकी तरफ प्रिपेयर कर रहे थे, तो जिसके वजह से वो हेल्प कर पा रहे थे आपका। नाइस। सो अगर सेल्फ स्टडी दूसरे बच्चे करने चाहेंगे या जो कर रहे होंगे अभी, तो उनके लिए क्या क्या चुनौतियां के तौर पे वो फेस करेंगे और उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए उन्हें? तो आप क्या क्या चुनौती के देंगे? तौर पे चुनौती के तौर पे तो काफी सारी चुनौतियां उनके लिए आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं जब फॉलो कर रहा था तो मैं डिसिप्लिन नहीं हो पाता था, क्योंकि आज लेक्चर देखा और कल नहीं देखा, तो इस तरह से मतलब रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो पहले तो कोई भी अगर प्रिपरेशन करेगा तो उसे अपने उसके रेगुलर होना पड़ेगा, और सेल्फ डिसिप्लिन और प्रॉमिस करके बैठना पड़ेगा कि हाँ मैं चीजों को कंप्लीट करके ही उठूंगा। और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप अपने दोस्त मतलब कि आपके जो दोस्त है वो अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट में, और आप घर पे उतना टेस्ट भी नहीं दे पा रहे और प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे, और आपको कंपटीशन का अंदाजा भी नहीं कि कितना ज्यादा कंपटीशन हो गया। तो ये सब चीजें को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, और आपको मतलब कि गोल सेट करके उसे अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप छोटे छोटे वीकली मंथली और डेली बेसिस पे गोल को अचीव करिएगा, तो वो एक मतलब कि सक्सेस का थोड़ा लगेगा कि हाँ मैंने चीजों को अचीव किया, तो आपको आगे मोटिवेट करेगा। एंड मेरे मतलब क्या ना अकेडमी से मैं जब पढ़ता था, तो वो सर भी काफी मतलब कि मोटिवेशनल एक एक सेशन लेते थे, जो कि काफी मेरे लिए हेल्पफुल था। और चुनौतियां के तौर पे स्टडीज में बात की जाए तो आपसे जब सवाल नहीं बनेगा तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा कि आपसे सवाल ना बने। तो उस समय गिव अप नहीं करना है, 2-3 अटेम्प्ट लेना है, और फिर अगर नहीं भी बने तो थोड़ा सा ब्रेक लेके बाद 1-2 अटेम्प्ट और दे सकते हैं आप। और फिर भी नहीं हो, अगर डाउट्स अवेलेबल, तो डाउट्स को सॉल्व करें सॉल्यूशन देख के। और नहीं है तो फ्रेंड्स से या टीचर से, अगर आप घर पे तो टीचर से नहीं पूछ पाइएगा, बट फ्रेंड्स अगर आपके मोस्टली है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उनसे पूछ के। तो ये एक चुनौतियां हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा पूरे 1 साल घर में बैठ के तैयारी करने के लिए। So basically, self-discipline, regularity, setting goals, patience, these are some key things जो कि डेवलप करना पड़ेगा खुद में. So coming to your daily routine, विकास, आपका क्या डेली रूटीन होता था एंड आप कैसे मैनेज करते थे? आप उसको डेली कर पाते थे या डेली करना मुश्किल होता था, आप चेंज कर देते थे या खुद ही चेंज हो जाता था बिकॉज ऑफ सम रीजन? सो जस्ट टेल अबाउट दैट. स्टार्टिंग में तो मैं काफी अपने डेली रूटीन को चेंज करता था, बट कुछ समय के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि डेली रूटीन को चेंज करने कोई बेनिफिट नहीं होगा मेरे लिए। तो मैंने एक रूटीन बनाया और कोशिश किया कि मैं आज नहीं तो कल इसे ही अचीव करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि धीरे धीरे जब मैं उसी कोशिश करूंगा तो अचीव हो ही जाएगा वो। और मोस्टली मेरा रूटीन ये रहता था कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाता था 5-5:30 बजे के आसपास, एंड हाफ एन आवर के बाद मैं मतलब स्टडी करता था 6:30 से 8:30 के आसपास। एंड 1 आवर का ब्रेक लेने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट के बाद या फिर जो भी है उसके बाद फिर 10 से 1 फिर से स्टडी करता था। एंड फिर से लंच लेने के बाद 1 घंटा ब्रेक के बाद मैं फिर से 2 से 4 स्टडीज करता था। एंड 4 से 5 और 5 से 6 मैं ट्यूशन पढ़ाता था घर पे बच्चों को। और उसके बाद फिर से 1 घंटा ब्रेक शाम में घूमने फिरने के बाद थोड़ा जो भी है और फैमिली से बात कर लिया। उसके बाद फिर मैं 7 से 9 फिर से स्टडीज करता था, और 9 बजे के बाद मैं डिनर लेके उसके बाद फिर रात को 10 से 11 स्टडी करता था एंड फाइनली सो जाता था। तो मैं कोशिश करता था कि मैं इसी डेली रूटीन को फॉलो करूं, कभी होता था कभी नहीं, बट मेनली मेरा टारगेट यही रहता था कि मैं इसे ही फॉलो करूं। सो इट्स लाइक कि आप 7 घंटे सो रहे थे, 9 से 10 घंटे पढ़ाई को डेडिकेट कर रहे थे और बाकी के टाइम आपने सेल्फ वर्क पे था. ओके. सो बट वन थिंग जिस पे मैं प्रूव करना चाहूंगी कि आप ट्यूशंस पढ़ाते थे, वो भी 2 घंटे. तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता था कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप इस टाइम पे भी पढ़ लेते? ऐसा फील नहीं हुआ? तो ऐसा फील स्टार्टिंग में होता था कि मैं ट्यूशन पढ़ा तो मुझे लगता था कि ये टाइम को भी मैं मतलब कि यूटिलाइज कर सकता था अपने स्टडीज में, टेस्ट देना या फिर और भी कुछ प्रैक्टिस करना। बट कुछ दिन के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये मेरे काफी सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस को इम्प्रूव करता है,
क्योंकि जब बच्चे मतलब कि मैं जब बच्चों को मोटिवेट भी करता था तो एक मेरे लिए भी मोटिवेशन था, तो मैं भी इसको अच्छा मतलब कि लगता था हाँ कि चलो बच्चों को मोटिवेट करें तो खुद भी मोटिवेटेड रहना चाहिए। और ये था कि सेल्फ डिसिप्लिन भी इम्प्रूव हो रहा था और काफी पेशेंस मतलब कि इम्प्रूव होता है कि हाँ आप बच्चों को डांट रहे हल्ला कर रहे हैं, तो ये आपके पेशेंस और टॉलरेंस पावर को भी काफी बढ़ाता है। तो ये सब चीजें मुझे काफी इम्प्रूव करने लगी और मतलब स्टडीज में फोकस बनाने में हेल्प करता था ये। काइंड ऑफ ब्रेक ऑल्सो, राइट, कि अभी हाँ तक पढ़ ब्रेक रहे भी है। थे, हाँ अभी थोड़ा गैप ले लेते हैं। हाँ, सो आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू डायमेंशन, क्योंकि जो नॉर्म है वो यही है कि अभी पढ़ना है तो पढ़ाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप बोल रहे हो, इट विल इम्प्रूव सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस, जो भी सेल्फ स्टडी के लिए रिक्वायर्ड है, इट विल हेल्प। सो मतलब पढ़ा के भी पढ़ सकते हैं। हम्म, नाइस। हाँ। So, did you feel stressed sometime during the preparation? हाँ तो स्ट्रेस तो मैं काफी मतलब घर पे ही तैयारी कर रहा था, तो मतलब कि स्ट्रेस तो अगर इन जनरल स्टडी मतलब कि इन जनरल स्ट्रेस की बात करें तो वो घर पे कभी कभी प्रॉब्लम हो गया इकोनॉमिकली प्रॉब्लम को लेके, तो उसमें लगता था कि काफी लंबा मतलब मैंने जो तैयारी मतलब करने जा रहा हूँ वो काफी एक लंबा समय है, तो कभी कभी गिव अप करने का मन करता था। तो लेकिन फिर अगर मतलब कि और भी थे कि स्टडीज पे फोकस नहीं बना के रख सक रहा हूँ, रेगुलर नहीं हो सक रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में तो काफी ये सब प्रॉब्लम आती थी, बट धीरे धीरे मैं कोशिश करता था कि उन सब चीजों को ओवरकम के करके कंटिन्यू करने की कोशिश करूं। और कभी उन सबको ओवरकम करने के लिए मैं कभी बाहर दोस्तों के साथ घूमने चला गया, गाना सुन लिया, मोटिवेशनल वीडियोस देख लिया, तो ये सब चीजों से मैं काफी मतलब कि मोटिवेट होता था और अपने गोल की तरफ जाता था। मतलब कि इंटरटेनमेंट भी था लेकिन बहुत ज्यादा ये नहीं था कि हाँ कि उस तरह से ही करूं। और स्ट्रेस मतलब स्टडीज की बात की जाए तो टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं और सवाल नहीं बन रहा, तो काफी एक डिमोटिवेटेड फील होता है कि आप इतने मेहनत कर रहे हैं और आउटपुट आ नहीं रहा। तो फिर मैं कोशिश करता था कि अपने जो वीक पॉइंट्स है उनको मैं आइडेंटिफाई करूं और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। और फैमिलीज भी कभी कभी थोड़ा सपोर्ट करती थी आज ज्यादातर समय में कि अगर सवाल नहीं बन रहा, मोस्टली मेरी मम्मी सपोर्ट करती थी, जब मुझसे सवाल नहीं हो रहा तो मुझे लगता था कि अब नहीं होगा हमसे, तो मम्मी ही मुझे मोटिवेट करती थी कि कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तुम बस कोशिश करो और जो होना है नहीं होना वो तो तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम बस अपना मेहनत पे फोकस करो। तो ये सब चीजें स्ट्रेस और स्पेशली लॉकडाउन में जब एग्जाम की इतनी अनसर्टेनिटी थी कि होगा नहीं होगा, तो ऐसा फील होता था कि एक साल तो ऐसे ही ड्रॉप ले लिया है और इस साल भी निकल जाएगा। तो उस टाइम थोड़ा मतलब कि काफी ये था कि प्रॉब्लम होता था ये करने में, तो वो सब चीजें स्ट्रेस लाती थी But मोस्टली। you nicely handled and like very good, Vikas. And so एग्जाम के दिन, लाइक एग्जाम का जो डे होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है कि आप उस 3 घंटे 4 घंटे में कैसा परफॉर्म करते हो, राइट? तो या फिर आपका पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि हाउ वाज योर स्टेट ऑफ माइंड बिफोर द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम एंड आफ्टर द एग्जाम, हाँ एंड तो कोई एग्जाम से सजेशन? पहले, हाँ हाँ तो एग्जाम से पहले मतलब कि मैं जो अन अकेडमी पे मतलब कि टीचर्स को फॉलो करता था, तो उन्होंने काफी मुझे मतलब कि गाइड किया था कि एग्जाम के दिन कैसे परफॉर्म करना, मतलब कि किस तरह से आपका ज्यादा सुबह मतलब कि उस दिन पढ़ना नहीं होता, सर ने हमेशा बताया था कि उस दिन ज्यादा पढ़ना नहीं होता। एंड ये था कि मोस्टली पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है, तुम पहले किस चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो मैंने वहां से मतलब कि अन अकेडमी के टीचर से ये किया था। एंड जिस दिन मतलब कि मैंने एक गलती किया कि मैं मतलब उस दिन भी थोड़ा पढ़ने लगा और रिवीजन करने लगा, जो कि किसी भी एस्पिरेंट को नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको रिलैक्सिंग मेनली करना चाहिए ताकि आपका ब्रेन ज्यादा यूज ना हो और वो अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर सके। एंड इस कारण मैं मतलब कि जल्दीबाजी में एक अपना डॉक्यूमेंट्स जो कि आधार कार्ड था वो मैं जल्दीबाजी में भूल गया था, और इसके कारण भी मैं थोड़ा नर्वस हो गया था एग्जाम के डे के दिन। बट फिर अंदर जाने के बाद मैंने थोड़ा रिलैक्स किया एंड फाइनली जब मुझसे सवाल होने लगे तो काफी अच्छा फील हुआ, जैसा कि मतलब कि सर ने गाइड किया था कि पहले किसको सॉल्व करना है और किस तरह क्वेश्चंस को स्किप करना, अगर कोई नहीं बने तो उस पर अटकना नहीं। तो उन सब चीजों को मैंने ध्यान में रखा और पेपर सॉल्व किया, और जब सवाल होने लगे तो धीरे धीरे सारा सिचुएशन नॉर्मल हो गया, और एग्जाम देने के बाद तो काफी मैं रिलैक्स फील कर रहा था। तो मोस्टली यही था एग्जाम डे का शेड्यूल। So it's mostly a kind of rejection during the exam rather than
सिलेक्शन कि हाँ आप आपसे कौन सा नहीं बन रहा, स्किप हाँ। एंड वैसे। So, what are the few things, Vikas, which kept you motivated, um, and like gave you energy to continue this preparation for the year? तो हाँ, तो इसके तो मतलब कि बहुत सारे कारण थे, कुछ नहीं बहुत सारे। तो मोस्टली ये था कि मतलब कि मैं मतलब कि हम जो 3 भाई बहन हैं उसमें मुझे ही मतलब कि मौका मिला है कि हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का। मेरे ब्रदर्स और मतलब कि जो दीदी और भैया है वो फैमिली कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन के कारण हिंदी मीडियम में ही पढ़े थे। तो मतलब कि मुझे ये था कि मुझे जो मौका मिला है उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करूँ। एंड दूसरा ये था कि मतलब कि मेरी मम्मी जो मेरे लिए इतना करी थी, मुझे उनके लिए भी आगे चल के कि हाँ, मेरे अपने स्टडीज से आगे चल के मैं अपने फैमिली को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकूं। एंड तीसरा ये था कि जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने का डिसीजन था वो मेरा खुद का डिसीजन था। तो मुझे भी अपने आप को प्रूव करना था, तो ये भी एक था कि हाँ, मैंने जो डिसीजन लिया है उसे सही से प्रूव करना था। तो ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता था और यही सब चीजें मुझे हेल्प की मेरे जर्नी को कंप्लीट करने में। तो ये सब चीजें थी मेनली। Nice, like yeah, three strong reasons. Matlab you can't afford to lose if you have such a strong reason like family, mother, and yeah, and like you finally you achieved it. So who all you would like to dedicate your success to? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डेडिकेट माई सक्सेस टू माई फैमिली, स्पेशली माई मदर्स, जिन्होंने मेरी हमेशा मदद की और हमेशा जब मैं परेशान होता था तो वही मुझे मोटिवेट करती थी। और उसके बाद मैं अनअकैडमी टीचर्स को अपना डेडिकेट करना चाहूँगा सक्सेस को, जिन्होंने मुझे मोटिवेट करते थे, जो हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट करते थे। और तीसरा कि मतलब कि और टीचर्स में मैं स्पेशली बात करूं तो पारस सर, मनोज सर, समीर चिंचोलीकर सर, जयंत नागदा सर, अनुज सर और सही विनीत खत्री सर, सचिन सर, ये कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनको मैं अनअकैडमी यूट्यूब चैनल और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी फॉलो करता। तो ये कुछ टीचर्स थे जो काफी सपोर्ट करते थे। एंड तीसरे मेरे फ्रेंड्स थे, लाइक जैसा कि मैंने कुछ समय पहले भी आपको बताया था, सूरज, अविनाश, रजा, सबाज, ऋषभ, उदित। तो ये कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो हमेशा मेरी मदद करते थे और ये हमेशा मतलब कि मेरे स्टडीज के साथ साथ मेरे जो प्रॉब्लम्स आते थे रियल लाइफ उन्हें भी सॉल्व करते थे। कि मुझे कभी मैं परेशान हो रहा था तो ये मुझे मोटिवेट भी करते थे कि कोई बात नहीं, तुम बस कंसिस्टेंटली मेहनत करो, मतलब बाकी तो फिर सारा जो होना है वो तो हो ही जाएगा, तुम खाली मेहनत करो, बाकी सब अच्छा होगा। तो ये था कि मेनली यही लोग मेरे थे, सपोर्ट करते थे मुझे। Nice. So friends, teachers, and family. So I think these three are the key people जो हर किसी के लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. So just one more question related to it. What are those influencers, mentors, teachers during primary, secondary, and IIT preparation, means JEE mains preparation and post JEE mains preparation? अगर मेरी प्राइमरी मतलब स्कूल के समय में बात की जाए तो उस समय मेरे मैथ्स के टीचर थे जो सोहेल सर हुआ करते थे, और साइंस के इकबाल सर। वो मोस्टली मुझे हमेशा मोटिवेट किया, वो मतलब कि एक तरह का हमेशा समझाते थे कि तुम अच्छे से पढ़ो, तुम पढ़ने में ठीक हो तो तुम आगे अच्छा करोगे, अचीव करोगे, और तुम आगे चल के कुछ अच्छा बड़ा अचीव कर सकते, तो वो एक मोटिवेट करते थे। और ड्यूरिंग मतलब 11th-12th की बात की जाए तो मतलब कि केमिस्ट्री में एक सर थे, राठौड़ सर। वो काफी मतलब कि मुझे हेल्प करते थे इकोनॉमिकली और वो सपोर्ट भी करते थे। और मैथ्स के टीचर भी थे, वो काफी अच्छा पढ़ाते थे, टंडन सर करके। और फिजिक्स की बात की जाए तो झा सर करके थे, वो भी मतलब कि इकोनॉमिकली उन्होंने भी मुझे हेल्प किया था, मतलब कि ट्यूशन फी कुछ माफ किया था उन्होंने भी। तो काफी था कि हाँ चलो कोई मतलब कि है सर जो समझते हैं। और ये सब चीजों से ऊपर मतलब कि पढ़ाई पे वो ज्यादा ये करते थे, ना कि मतलब कि ट्यूशन फी वगैरह से रिलेटेड। और पोस्ट आईआईटी मतलब पोस्ट सिलेक्शन की बात करें तो अभी तो मेरे मेंटर है उमेश सर, मनोरंजन सर, आशीष सर, जो मेनली मतलब मुझे गाइड कर रहे हैं कि हाँ किस तरह से काउंसलिंग को प्रोसीड करना है एंड फर्दर एडमिशन के लिए। तो मैं इन सब टीचर्स का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर टू हिम। और मेनली यही टीचर्स थे और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जिसके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। सो बेसिकली अगर किन्हीं के पास कोई ड्रीम है, कुछ करना चाहते हैं, तो देयर आर पीपल जो सपोर्ट करते हैं, देयर आर टीचर्स जो गाइड करते हैं। तो अपने कॉन्स्टेंट को ऑब्स्टेकल तो नहीं बनाना चाहिए, and we should dream and we should try and we'll get in between support, guidance and etc. So how are you handling this counseling fee or like further study expenditure? What's the plan, because it may be like one of your constraint. तो जब मतलब कि मैंने रिजल्ट देखा था तो मुझे काफी अच्छा फील हो रहा था कि हाँ अब तो एडमिशन हो जाएगा एनआईटीज वगैरह में। बट जैसे जैसे मतलब कि फिर सीट जब कंफर्म हुआ एनआईटीज के लिए और मैंने मतलब भैया लोग से बात किया तो मुझे पता चला कि एट द स्टार्टिंग मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का फी पे करना, जो कि अराउंड 1,16,000 था जमशेदपुर के लिए। क्योंकि मैं सोच के चला था कि मैं जमशेदपुर में ही जाऊंगा क्योंकि वो घर के नजदीक था। तो जब इतना बड़ा अमाउंट मुझे पता चला तो मैंने अपने फैमिली से बात किया, तो मतलब कि था कि उतना बड़ा अमाउंट तो हम लोग पे नहीं कर पाएंगे। बट फिर सडनली मतलब कि मेरे एक फ्रेंड है उदित, जो कि उसी ने मुझे मतलब कि कीप स्माइलिंग फाउंडेशन और शिक्षा दान फाउंडेशन के साथ कनेक्ट करवाया, एंड जो कि मेरे अभी तक की काउंसलिंग फी और फर्दर एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर किए है उन्होंने ही। और जो मेरे अभी मेंटर्स मतलब की है उमेश सर, मनोरंजन सर, वो मतलब कि और आशीष सर, वो हमेशा मतलब कि मुझे मोटिवेट करते थे। और जितना भी अभी काउंसलिंग फीस और आगे का मतलब कि जो भी है वो सारा वही लोग हैंडल कर रहे। तो फिर से मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने ही मेरे अभी तक का सारा मतलब कि जितना भी चीज है वो सारे को हैंडल किया। तो मेनली यही है। Nice. So basically keep smiling and Shiksha Dan Foundation and people associated to that. विकास, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ड्रॉप लेने के पहले जब भी आप अपियरिंग ईयर्स में जेईई मेंस का एग्जाम दिए थे तो कैसा रिजल्ट आया था एंड उस टाइम पे क्या महसूस हो रहा था? जब मैंने करंट 11th-12th में जेईई मेंस का एग्जाम दिया था तो उस समय मेरी जो फर्स्ट और सेकंड में जो परसेंटाइल आई थी वो लगभग 87 के अराउंड ही थी और रैंक लगभग 1,40,000 था। तो जो कि मतलब कि जिसके मतलब क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स जो था वो लगभग परसेंटाइल जो था वो लगभग 90 के अराउंड था। तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था, तो काफी डिमोटिवेटेड फील हो रहा था। और काफी सारे फ्रेंड्स थे जो कि अच्छा परफॉर्म किए थे, मतलब कि मेरे ही फ्रेंड्स। तो काफी एक ऐसा फील हो रहा था कि अब लग रहा कि कुछ हो ही नहीं सकेगा, अब तो मतलब कि जो इतना मेहनत किया था वो सब बेकार हो गया है, इस तरह का फीलिंग आ रहा था। बट मेरी मम्मी ने मुझे समझाया और बोला कि कोई बात नहीं, अगर इस साल हुआ नहीं हुआ है तो तुम एक साल और तैयारी कर लो और नेक्स्ट ईयर अच्छे से मेहनत करना तो तुम्हारा जरूर हो जाएगा। तो ये था कि उस समय तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ड्रॉप लेने का ही सोचा था। तो फाइनली मैंने ड्रॉप लिया और एक साल जो था वो अनअकैडमी को डेडिकेट करके सारा उन्हीं से ही पढ़ा। एंड उन्हीं से ही मतलब कि आज जो इस साल का अटेम्प्ट है 98.3 परसेंटाइल, वो मेनली उनके वजह से ही आया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम अगेन। Wow, nice. So basically it's like kind of very drop emotionally, बहुत low थे and then you build yourself up कि करना है. Good. So one last question विकास, आपको क्या लगता है IIT एडवांस क्यों क्लियर नहीं हुआ? So that हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट उन बातों को ध्यान में रखे जो आपसे भी मिस हो गया। हाँ, तो आईआईटी एडवांस क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सेल्फ अंडर एस्टिमेट करता था और माइंडसेट थोड़ा मतलब कि मेंस के ओरिएंटेड ज्यादा हो गया था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा मेंस हुआ नहीं था। तो मेनली मैं मेंस पे फोकस करता था और ज्यादातर मैं टेस्ट भी जो देता था वो मैं मेंस का ही देता था। बट मैंने सबसे बड़ा ये गलती किया क्योंकि मुझे शुरू से ही एडवांस को भी लेके चलना चाहिए था, जो कि एंड में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, एडवांस को भी लेके चलना चाहिए था। एंड अगर कोई मतलब कि मैं 11th-12th में चीजों को मतलब कि स्टार्ट किया था तो वो मुझे थोड़ा चीजों को लेट से समझने में मतलब कि होता था कि लेट से मैं चीजों को समझ रहा हूँ। बट अगर कोई बच्चा 9-10 से ही अगर उस चीजों को मतलब कि फोकस करे तो वो 11-12 में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। और मेरा एक और ये कारण था कि मैं सिली मिस्टेक्स एग्जाम में काफी किया था मैंने, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में स्पेशली, जो कि मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ जिस चीज का।
एंड ज्यादा, और एक और रीजन था कि मैं कंसेप्ट्स पे कम, और जेई मेंस में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता, तो वो मेरा की मतलब कि था कि प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करता था और कंसेप्ट्स पे कम। लेकिन जेई एडवांस इज प्योरली अबाउट कंसेप्ट्स, कि आपको कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके किस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो ये 2-3 कारण थे कि सिली मिस्टेक्स कम मतलब कि ज्यादा किया मैंने, और कंसेप्ट से फोकस नहीं करता था, और अपने आप को सेल्फ अंडरस्टिमेट करता था कि नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली मेनली यही कारण थे मेरे नहीं होने के। ओके, सो वन थिंग विच आई कैन से कि स्टार्टिंग से माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कहाँ तक जाना है, तो वहाँ पे एक वो रह गया था। सो यू सेल्फ लाइक अंडरस्टिमेटेड योरसेल्फ। So nice. So thanks, Vikas, for letting us go through your journey, which was really inspiring. And I hope ki, you will like do great in your life, and the people who are around you, your family, are very supportive. So just it's like now your turn to pay back to them and like pull them up. So all the best, Vikas.